हम कोऑर्डिनेशन की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे कल उतरेंगे। पहले हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज द वर्ड हाइब्रिडाइजेशन मीन? तो ये 11th स्टैंडर्ड का ही एक वर्ड है। हाइब्रिड का मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ एनर्जी। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी में गैप होता है उसको इंटरमिक्स करते हैं, वो अपनी एनर्जी इक्वेट करते हैं, और इस फिनोमिना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अगर दो ऑर्बिटल अपनी एनर्जी मिक्स करते हैं तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, शेप लीनियर होती है। 3 ऑर्बिटल sp2, शेप प्लेन ट्रायंगुलर। लेकिन 4 ऑर्बिटल के लिए यहां स्पेशली याद रखना है, 2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। dsp2 कल परसों जो देखा था आपने, स्क्वायर प्लेनर, और sp3 टेट्राहेड्रल। तो वो निकालना सीखना है, कब dsp2 है, कब sp3 है। ऐसे 5 के लिए ना 2 हाइब्रिडाइजेशन है, नाम अलग अलग है। एक का नाम है sp3d, जो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, जिसमें 2 एक्सियल बॉन्ड 3 इक्वेटोरियल थे। और दूसरे का नाम है dsp3, मतलब पहले d है बाद में s है, dsp3। तो ये हमें अंतर समझना है, ये क्या है कि dsp3 और sp3d में क्या अंतर है। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसको पहले एक बारी सिंपल भाषा में समझिए। सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल लिगेंड से लोन पेयर ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो सेंट्रल मेटल लिगेंड से लोन पेयर लेगा, तो यहां इसको वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल में आ सकते हैं। मतलब अगर किसी ऑर्बिटल में पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा लोन पेयर नहीं आएगा। यहां तक समझ में आया? फिर से सुनो क्या कह रहे हैं। सेंट्रल मेटल लोन पेयर ले रहे हैं, इसलिए सेंट्रल मेटल के पास क्या होंगे? वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। अब सेंट्रल मेटल का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कितने लोन पेयर आ रहे हैं, जितने लोन पेयर आ रहे हैं उतने वेकेंट ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होनी चाहिए। सेंट्रल मेटल के पास जितने लोन पेयर आ रहे हैं, मतलब जितना उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। जो भी सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने लोन पेयर सेंट्रल मेटल लेगा, तो उतने ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए? बराबर। इज इट क्लियर? उतने ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर, मतलब उतने ऑर्बिटल क्या होंगे? हाइब्रिडाइज। तो बेटा यहां कोऑर्डिनेशन में पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या आएगा? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू, वेरी गुड, इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे? जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो पहला पॉइंट कॉपी में अपने आप लिख लो, या याद रखना कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज, ऑब्वियसली सेंट्रल मेटल की हाइब्रिडाइजेशन है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल इज इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, इज इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने के बराबर होंगे? जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। डन, पहला पॉइंट क्लियर है। नाउ द सेकंड पॉइंट। बच्चों यहां अब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप जब भी कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन आए तो जो अब तरीके मैं पढ़ा रहा हूं उसे फॉलो करिएगा। इसमें हम 3 पॉइंट्स लेके चलेंगे। पहला पॉइंट है, आप फर्स्ट पॉइंट में सेंट्रल मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ध्यान देना, इसका नाम सेंट्रल मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसमें गलती बहुत होती है, इसको देख लो क्या कह रहा हूं। जैसे ये है K4FeCN6, और मैंने कहा यहां आयरन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो आयरन की हाइब्रिडाइजेशन इतना तो क्लियर हो गया दिमाग में, क्या कि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। 6 क्यों होंगे? क्योंकि CN मोनोडेंटेट है, 6 CN लगे तो 6 आएगी। अब ये 6 कौन सी है ये अभी डिस्कस करेंगे। sp3d2 है या d2sp3 है, ये अभी हम निकालना सीख रहे हैं। तो निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट बच्चों क्या है? सबसे पहला है आयरन, जो सेंट्रल मेटल है, यहाँ जो आयरन का आयन है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ बेटा आयरन, आयरन का एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d6 4s2। ये जरा ध्यान रखना, ये लिखने का तरीका रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
जबकि जब कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो आर्गन के बाद पहले 4s भरा जाता है, फिर 3d, लेकिन अंदर वाली शेल्स को एक साथ, बाहर वाली शेल अलग। तो आर्गन 3d6 4s2 ये रहा, ठीक है। इसके बाद आयरन यहाँ +2 में है, आयरन 0 में तो है नहीं, आयरन का यहाँ आयन कौन सा है, +2। तो आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, वेरी गुड, 4s से निकालना, ये गलती मत करना कि 3d से निकाल दो। तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकाले और ये बच गया 3d से। तो ये वाला पहला पॉइंट करना है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या गलती करेंगे मैं बता रहा हूं, वो ये देखेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, वो कहेंगे अरे भाई आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए 24 और 24 का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है आर्गन, आर्गन 3d5 4s1। तो भैया ये गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा, आप ये नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन पहले से हटा दो ना, इलेक्ट्रॉन पहले 4s से हटाओगे बाद में 3d से। क्या दिमाग में रखना है, इलेक्ट्रॉन पहले आउटर शेल से हटाने हैं, बाद में इनर शेल से हटाने। इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट ये हुआ कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे सेंट्रल मेटल आयन का, और उसमें क्या ध्यान रखेंगे, जो भी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है, जो भी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन हटाने, लेकिन पहले मत हटा देना कि एटॉमिक नंबर से हटा दिए, पहले सेंट्रल मेटल का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखना और उसके बाद इलेक्ट्रॉन हटे। समझ में आया? जैसे अगर कहीं लिखा है क्रोमियम +3, तो भैया जल्दबाजी में ये गलती मत करना कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, 24 में 3 गए 21 और 21 का लिखने बैठोगे तो 4s2 3d1 आएगा 21 का। ये गलत है। क्यों गलत है? अगर आपको क्रोमियम से निकालना है तो पहले इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए और उस जनरल कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 यहां से निकालिए और अब आंसर आपका 4s0 और 3d3 आएगा। समझ में आया? तो ये जरा ध्यान रखना है कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल के आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसका कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव फर्स्ट फ्रॉम आउटर शेल देन फ्रॉम इनर शेल। ठीक है, पहला पॉइंट कॉपी में लिख लो। हम एक मेथड पढ़ रहे हैं जिससे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे उसका मेथड है, और उसका पहला पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, फर्स्ट राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, फर्स्ट राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है, देन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल टू फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। पहले सेंट्रल मेटल का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और सेंट्रल मेटल के कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन निकालो और फर्स्ट फ्रॉम आउटर शेल। फर्स्ट राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल, पहले बेटा मेटल का कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालिएगा और इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने हैं, पहले आउटर शेल से यानी 4s से, बाद में 3d। ठीक है, अब यहाँ का जो सेकंड पॉइंट है वो बड़ा अलग है बच्चों। सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है कि आप लीगेंड्स को ऑब्जर्व करेंगे वो कैसे हैं, और लीगेंड्स की 2 कैटेगरी बनाई गई है जो अगली थ्योरी में ज्यादा समझ में आती है। ये 2 कैटेगरी क्या है, एक लीगेंड को कह दिया गया है वीक लीगेंड और एक लीगेंड को कह दिया गया है स्ट्रॉन्ग लीगेंड। कुछ लीगेंड को क्या कह दिया, वीक, और कुछ को स्ट्रॉन्ग, मतलब इन्हें कह दिया वीक फील्ड लीगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, व्हाटएवर। तो वीक और स्ट्रॉन्ग है। आपको फिलहाल वीक में या स्ट्रॉन्ग में स्पेशली 2 याद रखने हैं, एक CO, एक CN, और अगर याद करना चाहें तो एक अमोनिया। तो स्ट्रॉन्ग में ऑब्वियसली एक सीरीज बनाई बाद में जो अगली हेडिंग में दिख जाएगी, CO, CN और अमोनिया, या मेनली CO और CN स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड कौन कौन से हैं, CO और CN है। और बेटा वीक लीगेंड में कौन कौन है, वीक लीगेंड में जितने तुम्हारे बचे हुए लीगेंड आ गए वो सब वीक है, चाहे वो आयोडाइड है, चाहे वो क्लोराइड है, चाहे वाटर है, जितने भी बाकी लीगेंड है वीक है। अब बच्चों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या मतलब है, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या लेना देना है वो समझना है। तो आपका ये कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया,
आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2 था। इसके कॉन्फ़िगरेशन के बाद आयरन +2 किया, क्योंकि यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। बेटा आपने जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये आयरन 3d6 रह गया, 4s के इलेक्ट्रॉन निकल गए। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है? ये था पहला पॉइंट ये था। अब दूसरा पॉइंट बताओ, क्या लीगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है इस क्वेश्चन में? यहाँ लीगेंड आपको दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, तो जब भी आपको स्ट्रॉन्ग लीगेंड फील्ड दिखे यानी CN या CO दिखे, तो ये जो 3D के इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब अगेंस्ट हुंड्स रूल भर दीजिए, ये सब अगेंस्ट हुंड्स रूल भरिए। व्हाट इज अगेंस्ट हुंड्स रूल? हुंड्स रूल क्या कहता है? पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो फिर पेयरिंग करो, और अगेंस्ट हुंड्स रूल क्या कहता है? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दीजिए। समझ में आया? अगर लीगेंड वीक होता तो इसको छूते ही नहीं, ठीक है, मतलब एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते। और अगर लीगेंड स्ट्रॉन्ग है तो हुंड्स रूल के उल्टा काम करिए, हुंड्स रूल के अगेंस्ट मतलब दो दो करके भर दीजिए। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम कहें, ये बदमाश टाइप के लीगेंड है, CO, CN और अमोनिया वाले। इनकी बदमाशी क्या चलती है? इनकी बदमाशी चलती है ये कि भाई तुम डी में 6 इलेक्ट्रॉन आने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आने हैं, और एक डब्बे में 2 आ सकत, एक डब्बे में 2 आ सकत है, और तुम 6 लोग हो, चुपचाप 2-2 इकट्ठे हो जाओ, नहीं डंडा पड़ेगा तुम्हारे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया? यहाँ पे बदमाशी चल रही है। स्ट्रॉन्ग लीगेंड क्या कर रहा है? 2-2 करके भर दिए, ठीक है, क्योंकि 2 आ सकते हो, 2 आओ। ये क्या नाटक है? ये बोले हुंड ने कहा, बोले मारेंगे हुंड को भी, तेरे भी, चुपचाप बैठ जा। तो ये 2-2 करके आ गए। यहाँ तक क्लियर है? और ये अगली थ्योरी में समझ में आ जाएगा, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कल मैं बता रहा था उसमें समझ में आ जाएगा, असल में ऐसा ही होता है। ये 2 इकट्ठे आ जाते हैं, वो कैसे आए वो अगली थ्योरी में। यहाँ तक क्लियर है? तो पहले 2 पॉइंट में किसी भी बालक को कोई परेशानी, क्योंकि तीसरा और आखिरी पॉइंट है, फिर हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। तो पहले 2 पॉइंट में अगर कोई परेशानी है तो पहले पूछ लो। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था सेंट्रल मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सेंट्रल मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? ये गलती मत कर देना। कैसे लिखेंगे? पहले सेंट्रल मेटल एटम का लिखेंगे, फिर आयन का। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर लीगेंड तुम्हें CO या CN दिखे, वैसे अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग है, CO, CN या अमोनिया दिखे, तो इलेक्ट्रॉन D के जो होंगे, या अगर बाई चांस 4s में भी हैं, तो सबको कहना डंडा मार के पीछे जाओ, इकट्ठे हो जाओ, 2-2 करके बैठो। ये एक एक का नाटक नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? तीसरा और आखिरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, जो भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके बराबर वेकेंट, उसके बराबर वेकेंट ऑर्बिटल्स को आप क्या कर दें? हाइब्रिडाइज कर दें। हाइब्रिडाइज किसे करेंगे? कितने ऑर्बिटल्स को? जो उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने वेकेंट ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे? हाइब्रिडाइज। तो पहला पॉइंट हुआ, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और इसमें ध्यान क्या रखना है? पहले सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर आयन का लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट हुआ, अभी बता रहा हूं, दूसरा पॉइंट हुआ लीगेंड को ऑब्जर्व करना है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। और फिर तीसरा पॉइंट हुआ, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने वेकेंट ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को बराबर करेंगे। मतलब क्या है इस तीसरे पॉइंट का? ये तीसरा पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है उसको देखिए, यहां से 1-2 पॉइंट और निकलेंगे। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन किया पहले, K4SeCN6, यहां मैं आयरन की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखा रहा हूं। तो पहला काम मैंने लिखा, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, और 26 की वजह से कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आयरन +2 वाला है, और आयरन जब ये +2 वाला है तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3d6। बोलो क्लियर है? ये चीज मेन है, ये आपके कैमरे में आ रही है। तो ये आयरन 3d6 है, ठीक है। पहला काम ये हो गया, इट इज द फर्स्ट जॉब डन। दूसरा काम, बेटा बताओ ये लीगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है? आपका लीगेंड CN है,
तो ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग है। डन। और स्ट्रॉन्ग होगा तो अगेंस्ट हुनसूल काम होगा। तो ये जो डी में 6 थे, ये 6 प्राणी ऐसे आ जाएंगे या 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे। कोई दिक्कत? दूसरे पॉइंट तक दिक्कत नहीं है ना। अब तीसरा पॉइंट बताओ भैया, कार्डिनेशन नंबर कितना है? यहाँ कार्डिनेशन नंबर इसका 6 आया, तो कार्डिनेशन नंबर इसका 6 है, 6। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 6 लोन पेयर आएगा, 6 लोन पेयर, 6 लोन पेयर। समझ में आ गया? और 6 लोन पेयर में पहला यहां आया क्योंकि वेकेंट है, दूसरा यहां आया, तीसरा यहां आया, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां। 6 लोन पेयर आए आराम से। ये 6 लोन पेयर इसको हमने इकट्ठे कर दिए, इसको कह रहे हैं हाइब्रिडाइज, मतलब इन सबकी ऊर्जा एनर्जी बराबर कर ली। और बेटा जब इन सबकी एनर्जी बराबर की तो इन 6 को ऐसे दिखाया और इनको ऐसे दिखाया, मतलब इनसे नाता तोड़ दिया। ये कौन थे भैया? ये कौन थे? ये डी वाले थे, है ना, ये डी थे। और यहाँ पे ये जो 6 लोन पेयर दिखा दिए, अब ये मैंने क्रॉस लगाए हैं, इसका मतलब लोन पेयर आ गए। ये भैया कौन कौन है? यहाँ डी 2 है और शुरुआत डी से ही हो रही है। फिर ये क्या है? एस है। और ये क्या है? पी है। तो डी 2 है, एस 1 है और पी 3 है। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का नाम हो गया D2sp3। ध्यान देना, ये 4s है, ये 4p है और ये कौन है? 3d, यानी अंदर वाली शेल का d है। ये अंदर वाली शेल का d है, ये बाहर वाली शेल के s और p है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं इनर कॉम्प्लेक्स। व्हाट आर इनर कॉम्प्लेक्स? जिन कॉम्प्लेक्स में d अंदर वाली शेल का यूज हो वो इनर कॉम्प्लेक्स होते हैं। और अभी आपको समझ में आएगा, ये कॉम्प्लेक्स हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। दीज आर टर्म्ड एज इनर और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इन्हें इनर क्यों कहा गया है? क्योंकि अंदर वाली शेल का डी यूज हुआ है। अगर 4 का एस होता, 4 का पी होता और 4 का ही डी होता तो ये आउटर हो जाते। वो अगला एग्जाम्पल में बताऊंगा, पहले फिर से सुनिए इस एग्जाम्पल को शुरू से। पहले बेटा आराम से पहले आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर लिखिएगा। ये है K4FeCN6। यहाँ आयरन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ठीक बच्चों, 11th स्टैंडर्ड को अगर आप ध्यान करो तो आपको शायद याद आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के कई तरीके होते हैं। जैसे आपने 11th में सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, या एक फॉर्मूला था हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट माइनस बाईवेलेंट, या कई टीचर इलेक्ट्रॉन बना के कैंसिल। तो हाइब्रिडाइजेशन आप किस तरीके से निकालते हैं, इट इज अप टू यू। हाइब्रिडाइजेशन के कई मेथड होते हैं निकालने के, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रिक से निकाली जाए। तो ये वाला जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, इस मेथड से आप निकाल सकते हो, और बुक्स में और भी मेथड मिल सकते हैं। इस मेथड में क्या करना है, इसके मैंने 3 पॉइंट्स बना रखे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बना रखा है, जो सेंट्रल मेटल का आयन है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना। सेंट्रल मेटल के आयन के कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय ये गलती मत कर देना कि पहले ही इलेक्ट्रॉन निकाल दो। पहले इलेक्ट्रॉन मत निकालना, पहले एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर से निकालना, फिर अंदर से। गलती क्यों होती है? क्योंकि यहाँ भरते समय आर्गन के बाद 4s भरा जाता है, फिर 3d, और कहीं तुमने पीछे से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो गलत हो जाएगा। तो पहले 4s निकलने हैं, फिर 3d निकलने। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखना, क्या आपके पास लिगेंड CO, CN या अमोनिया तो नहीं है। अगर इन तीनों में से कोई होता है, स्पेशली CO और CN, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, CO और CN में सारे के सारे पेयर हो जाते हैं। यानी D के जितने इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिखे, या बाई चांस 4 के S में भी दिखे, उठा के पीछे पेयर कर दो। 3D और 4s में दोनों में है तो दोनों के मिला दो, और ये इलेक्ट्रॉन 2-2 करके भरोगे जब CO या CN में कोई आएगा। फिर तीसरा पॉइंट, अब आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल देखने पड़ेंगे। वेकेंट मतलब जो एकदम खाली है, जिसमें अनपेयर भी ना हो। बाई चांस सपोज डी में 5 होते, सपोज डी में 5 होते तो 2 2 4 1 5 ये हो जाता। लेकिन ये जो अकेला जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल नहीं जाएगा। ये क्यों ना जाएगा? क्योंकि डी में एक तो आएगी, मतलब इसमें एक आ गया, और लोन पेयर जो आ रहा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने, तो इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा अगर अनपेयर है। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर तुमने नापा कितना, 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर करोगे। तो यहाँ पहला ऑर्बिटल ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तुमने 6 ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर कर दी, जो इनके नाम से
वही चुपचाप लिख दिए। इसका नाम क्या है? डी। ये कौन से डी है? 3 का डी है। फिर इसका नाम 4s है, फिर इसका नाम 4p है। तो ये 3 और 4 शब्द हटा दिए। डी के 2 ऑर्बिटल हैं इसमें, s का 1 है, p के 3 है, तो d2sp3 हो गया। और जब भी तुम्हें ऐसा दिखे कि अंदर वाली शेल का d है और बाहर वाली शेल का s और p है, जैसे यहाँ 3 का d है, 4 का s और 4 का p है, तो उन कॉम्प्लेक्सेस को आप इनर कह देते हैं, यानी इसमें d इनर शेल का है। और इनको हम लो स्पिन कहते हैं। वो अभी आगे एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं कि अनपेयर इसमें कम है, इसलिए इसे लो स्पिन भी कहते हैं, बिकॉज इट हैज लेस अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए लो स्पिन है। अब बेटा यही एग्जाम्पल ध्यान से देखो, यही एग्जाम्पल खाली मैं इतना चेंज कर दूं, यहां Cn की जगह Cl कर दूं, बेटा सोच के देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा इन दो शब्दों का मतलब। अगर मैं Cn की जगह Cl कर दूं, तो बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर तो आयरन का वही रहा, +2 ही रहा, तो पहला पॉइंट तो ऐसे ही आ गया। समझ में आ रहा है? समझने में ध्यान देना, पहला ऐसे ही आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट वीक है या स्ट्रॉन्ग है? अब तो वीक है, तो अब क्या ये ऐसे भरे जाएंगे? क्योंकि अब ये Cl आ गया, तो अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होने की वजह से यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये हुंड का नियम लगाएंगे, हुंड रूल। अब तीसरा पॉइंट लगेगा, लोन पेयर कितने आने हैं? 6, क्योंकि Cl भी मोनोडेंटेट है, 6 लोन पेयर आने यहां। अब बच्चों ये पहला लोन पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसके बाद 4d भी होगा, ये आया पांचवा और छठा। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, नाम तो थोड़ा सा ही अंतर आया है, बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। क्या आया है थोड़ा सा अंतर? अब नाम क्या हो गया? sp3d2। लेकिन जरा यहां गौर फरमाएं कि यहाँ पे ये जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, अर्थात कितने अनपेयर हैं? कितने अनपेयर हैं? 4 अनपेयर हैं। 4 अनपेयर हैं। तो भैया जब अनपेयर ज्यादा हो गए तो इसे कह दिया हाई स्पिन। यहाँ अनपेयर ज्यादा हो गए तो क्या कहा? हाई स्पिन। अभी लो लिखे थे, अब हाई लिख दिए। समझ में आया? अच्छा, डी जिस शेल का एस है उसी का पी है, उसी का डी है, तो इसको कह दिया भाई डी आउटर है। तो डी जब आउटर का था तो वो आउटर कॉम्प्लेक्स कहलाया। ठीक है, अब जरा कंपैरिजन सोच के देखो दिमाग में कि आउटर कॉम्प्लेक्स और इनर कॉम्प्लेक्स में अंतर क्या आया। जब आउटर कॉम्प्लेक्स था तो अंदर पेयरिंग नहीं हुई थी, जब पेयरिंग नहीं हुई थी तो अनपेयर ज्यादा थे, और जब हमें अंदर वाला डी मिल रहा था, इनर कॉम्प्लेक्स जिसे कह रहे थे, तो उसमें पेयरिंग हो जा रही थी, और अगर पेयरिंग हो जाएगी तो अनपेयर कम हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? और जब अनपेयर कम हो गए तो लो स्पिन, अनपेयर बढ़ गए तो हाई स्पिन। कोई दिक्कत है? क्लियर है पॉइंट? सर समझ ये में आया? हाई स्पिन लो स्पिन का मीनिंग क्या है वैसे? स्पिन का मतलब क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर आपको अगर याद आ जाए मैग्नेटिक मोमेंट की बात, जो फिजिक्स में होता है, जिसकी यूनिट बोर मैग्नेटॉन होती है, तो बेसिकली स्पिन का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से है। और मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, लेकिन इसको यहाँ जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो हाई स्पिन मतलब मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लो स्पिन मतलब वही मोर पैरामैग्नेटिक या मोर अनपेयर, लेस पैरामैग्नेटिक या लेस अनपेयर। बोलो भैया, तीनों पॉइंट क्लियर हैं? अप्लाई कर लेंगे आप? अब पूछिए जिस जिसको डाउट है। सर ये ऑर्बिटल्स किसके बनाए हैं आपने? ये Cl के ऑर्बिटल है? नहीं, ये आयरन का है कॉन्फ़िगरेशन, Cl से क्या मतलब? यहाँ सर ये आयरन, आपने S और P बनाया है इसमें, ये नहीं समझ में आया। S और P, ये आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है। आयरन का 3d6 ये रहा। आयरन के 3d6 के बाद आयरन का 4s होगा, आयरन का 4p होगा, आयरन का 4d होगा। बेटा लोन पेयर ले तो आयरन रहा है, जब आयरन ले रहा है तो आयरन में ही हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे ना, सेंट्रल यस मेटल की सर। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, और सेंट्रल मेटल पे तो काम कर रहे हैं। और बच्चों पूछो, बेटा क्या पूछो? पूछो जल्दी से। किसमें? अब आयरन जो है, आयरन के अंदर शेल्स तो हैं, आयरन के अंदर 4s था, इलेक्ट्रॉन निकला था, तो फोर्थ शेल तो है ही, और अगर फोर्थ शेल है तो उसका s भी है, p भी है, d भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है उन शेल्स में।
तो खाली शेल्स हैं तो खाली ऑर्बिटल है, इसीलिए तो सेंट्रल मेटल है, क्योंकि उन खाली ऑर्बिटल में लोन पेयर ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिटल ही नहीं है। ठीक है, इसकी जेब में पैसे नहीं है इसका मतलब थोड़ी जेब ही नहीं चलवाई उसने है। आप कह रहे हो पैसे नहीं है, जेब का क्या करे, फाड़ इसकी जेब, ऐसा थोड़ी होता है। इज इट क्लियर? और किसी को डाउट आप पूछो। अब यार जितने उससे लगाओ, स्ट्रॉन्ग आ गया, स्ट्रॉन्ग का काम हो गया। भाई इनका क्वेश्चन फिर भी जायज है। इनका क्वेश्चन है अगर किसी कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड भी है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है, तो क्या करें? तो भैया कॉमन सेंस है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ चुका है, चाहे वो एक हो चाहे दो, इससे क्या मतलब, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ने डंडा मार के हटा दिया उसे। समझ में आया? भाई स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग ही है ना, तो वो वीक की सुनने कहा उस समय, वो तो फिर उसने पेयरिंग करा दी, हो गई पेयरिंग। अगर एक भी स्ट्रॉन्ग दिख जाए पेयरिंग होगी। डन, मिटाई दे, कर सर लेंगे एक मिनट रुक जाइए, रफ मत। रुक गए बेटा, करो। अब बेटा इसके तीन तीन करके एग्जाम्पल करके दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, 8-9 हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा एक्सेप्शंस क्या है। भाई ये थ्योरी कहीं फेल हुई तभी तो अगली थ्योरी की जरूरत पड़ी, जो हम कल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कह रहे थे, वो इस थ्योरी में कई जगह ड्रॉबैक आए। ये पहला ड्रॉबैक तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा इस थ्योरी में क्या है। हाँ, इस थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, और इस थ्योरी में पहला ड्रॉबैक यही है, जब मर्जी चाहे किसी को वीक ले लेते हो, तुम स्ट्रॉन्ग ले लेते हो। अभी देखना एक दो क्वेश्चन में हम अमोनिया को कहेंगे या वीक है, एक आध क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो भैया कभी हम वीक कभी स्ट्रॉन्ग, क्यों वीक क्यों स्ट्रॉन्ग, कोई रीजन नहीं। तो इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक अभी दिखते हैं। ठीक है, अब वीक और स्ट्रॉन्ग, वीक तो सारे ही है ना, स्ट्रॉन्ग इतने ही है। ये अभी एक सीरीज लिखेंगे, उसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उस सीरीज में अरेंज करेंगे जो लिगेंड, वो इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से है। और अभी अगली हेडिंग में क्लियर होगा आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि व्हाट इज द सेंस ऑफ वीक एंड व्हाट इज द सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग, वो अभी अगली हेडिंग में आएगा। ठीक है, कोई और डाउट? चलिए अब बेटा तीन तीन चार चार एग्जाम्पल लिख के करने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन या पहला एग्जाम्पल, अब आयरन लिखा है तो इसी से बोल रहा हूं। ठीक है, ये आयरन के तीन एग्जाम्पल आप करिए। पहला FeCO5, अच्छा एक एक करके ही करो। ठीक है, FeCO5। ठीक है, इसका IUPAC नेम तो जानते ही हो, फिर भी दोबारा बता देते हैं, पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो। इसका IUPAC नेम क्या है? पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो। ठीक, अब बच्चों इसका वो करना शुरू करिए, कॉन्फ़िगरेशन या सॉरी हाइब्रिडाइजेशन। मैंने IUPAC नेम बताया ही हेल्प करने के लिए है, पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो। पूछो सर एफ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 0 होगा? बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कितने लोन पेयर ले रहा है, और यहाँ CO एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक CO बेटा एक लोन पेयर देगा तो 5 CO 5 लोन पेयर देंगे। तो यहाँ आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। डन, चेक करते हैं। बच्चों इसको करने का तरीका ये है, यहाँ आयरन का एटॉमिक नंबर अभी आ रहे हैं, यहाँ आयरन का एटॉमिक नंबर या हर जगह 26 ही होता है, और आयरन के एटॉमिक नंबर के हिसाब से 4s2 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अगेन हमें आयरन का लिखना होता है, यहाँ चांस की बात है आयरन 0 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ऐसे ही रहा।
सेकंड पॉइंट, क्या ये CO वीक है या स्ट्रॉन्ग है? तो अगर आपने देख लिया हो तो CO स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, और अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो जे भी पीछे आ जाएंगे और ये सब पेयर हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है ये अगली थ्योरी प्रूव करेगी, और ये इस थ्योरी का ड्रॉबैक है। बस इस थ्योरी ने कहा पीछे आओ पेयर हो जाओ चुपचाप। तो अब ये 3D8 हो गया है बेसिकली, और वो भी 3D8 की वजह से, बिल्कुल सही है बेटा, 3D8 की वजह से आप इसे 2, 4, 6, 8 ऐसे दिखा देंगे। अब आगे तीसरा पॉइंट लगाएंगे बेटा। तीसरा पॉइंट अभी हमने आपको समझाया है कि कितने लोन पेयर आ रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। तो यहाँ एक CO एक लोन पेयर देता है तो 5 CO 5 लोन पेयर देंगे। तो मैंने यहाँ अभी नंबर लिखा है 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी ये 5 ऑर्बिटल लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो इन्हें तोड़ के अलग से लिखा देंगे। मतलब इसको ब्रेक करके लिखने का कि इनका एनर्जी लेवल अलग है और इन पांचों का एनर्जी लेवल सेम है जो लोन पेयर लेंगे। अब मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया है बेसिकली ये दिखाने के लिए, या मान लिया ये लोन पेयर आ गए। और यहाँ पे जो एक D है, फिर एक S है, फिर 3 P है, तो ये सही बोल रहा हूँ ना? ठीक। तो ये हाइब्रिडाइजेशन DsP3 है, ना कि sp3d। दोनों में अंतर है, भले ही बोलने में एक जैसे हैं। एक्चुअली DsP3 जब हम कहते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स इनर हो जाता है और लो स्पिन हो जाता है, अंदर वाली शेल का D होता है। और जब हम sp3d कहते हैं तो वो D आउटर हो जाता है, तो आउटर कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ अभी हमें हाइब्रिडाइजेशन से मेनली मतलब है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP3 है। अब अगर डाउट है तो पूछिए। सर ये COSL क्या लिखा है आपने? फिर से पूछना, फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। सर सेकंड पे COSL क्या लिखा है? बेटा ये मैंने सेकंड पॉइंट जब पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था इस लीगेंड का नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है। तो ये मैंने इसलिए पहले ही कह दिया कि ये हमारा मेथड है पढ़ाने का, और एग्जामिनर को सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन से मतलब है, ये कोई एब्रीविएशन या कुछ है नहीं ऐसा। ये CO कार्बोनिल ग्रुप है या लीगेंड है, ये SL स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लीगेंड होने की वजह से 2-2 करके पेयर किया है। और कोई डाउट? क्लियर है सबको? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन अब आप लोग खुद कर लेंगे, आई होप सो। मैं जान उसके अगला क्वेश्चन इजी दे रहा हूं, इसलिए आसान दे रहा हूं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और आपको हाँ भाई अब समझ में आ गया है, अब कोई भी क्वेश्चन दे दो। ठीक है, तो वो है NiCO4। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल पिछले जैसा है। वो FeCO5 था, ये NiCO4 है, और निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है ना, निकल 28, निकल का एटॉमिक नंबर 28, आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन का 26, कोबाल्ट 27 एंड निकल इज 28। सेम क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इनर है आउटर है ये बता दीजिए, या लो स्पिन है हाई स्पिन है ये बता दीजिए, व्हाटएवर जो भी आपको पता हो वो बताइए। अनपेयर कितने हैं? अनपेयर कितने? चलिए देखिए आंसर सही है, लेकिन इनर कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते इसे। ठीक है, क्यों नहीं कह सकते वो अभी देखते हैं। देखिए बेटा आंसर आप लोगों के सही आया है, वेरी गुड। निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन, आर्गन के बाद 3D8 4s2, और यहां निकल 0 है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। फिर ये हुआ हमारी भाषा का पहला पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं लीगेंड कैसा है। हमें लीगेंड दिख रहा है CO, और ये हमें स्ट्रॉन्ग लीगेंड दिखता है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे आके पेयर कराएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन पीछे आके पेयर कराएगा 3D10 हो जाएगा, और 3D10 होते ही इसे बनाने की भी जरूरत नहीं है, 3D10 हो गया फुलफिल्ड हो गया। तो यहाँ लोन पेयर कोई बाहर से आ ही नहीं सकता,
तो इसकी तो कहानी या इसकी लीला समाप्त, ये लीला यहीं खत्म हो गई, 3D10 में कुछ आएगा ही। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 लोन पेयर आने, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, इन सबको इकट्ठा कर लीजिए। इन सबको जब आप इकट्ठा करेंगे तो 4 लोन पेयर आप ऐसे दिखाएंगे 1 2 3 4, और बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन अब आप लिखें तो एक S है, 3 P है, तो sp3 कहेंगे। ऑब्वियसली sp3 है, लेकिन ध्यान से देखो जिस शेल का S है उसी शेल का तो P है, यानी अंदर वाली शेल का तो कुछ भी नहीं है। तो जब अंदर वाली शेल का कुछ नहीं होता तो इनर नहीं कहलाता। ठीक है, इनर के लिए कंडीशन है, इनर हम तभी कहते हैं जब अंदर वाली शेल का कोई ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो। अब ये मत कहना इसमें बाहर वाली शेल का भी तो डी नहीं है, ठीक है, लेकिन बाहर वाली शेल के बाकी तो है। ठीक है, फिलहाल इट इज डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई अनपेयर नहीं है, और sp3 हाइब्रिडाइज, टेट्राहेड्रल कह सकते हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, दिमाग में क्या रखना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो है ही, तो या तो sp3 होगा या dsp2, और कुछ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल को एनर्जी मिक्स कर। बोलो भैया ये क्लियर है, मिटा दें। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स से देखने पे कुछ पूछ रहा कोई? इस कॉम्प्लेक्स को सर ये देख लो के स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ना? बेटा इसमें स्पिन को हमें सोचना ही नहीं है लो है या हाई है, क्योंकि स्पिन है ही नहीं एक्चुअली इसमें। ये लो या हाई तब हम यूज करते हैं स्पिन वर्ड जब डी अंदर और बाहर में कंफ्यूजन हो। यहाँ डी है ही नहीं, इसलिए हमें यहाँ स्पिन की बात नहीं करनी। हाँ, इसे हम ये कह सकते हैं इट इज डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक हो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आउटर कह लो, जिसका एस है उसी का पी है, लेकिन आप अभी भी समझने को तैयार नहीं है कि आउटर इनर वर्ड कब के लिए दिए गए। अगर DSP3 है और sp3d है तो आउटर और इनर वर्ड की जरूरत है। ठीक है, इसके लिए आउटर और इनर वर्ड की जरूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है, फिर भी ये इनर कह लो, इसे आउटर कह लो आप, बात अलग है। अदरवाइज ये इनर और आउटर सबके वर्ड हैं जब दोनों बारी डी यूज हो सकता हो, एक बारी अंदर एक बारी बाहर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और पॉइंट ये नोट करने लायक ये था कि जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो अंदर का डी मिलेगा ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो NiCO4 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन DsP2 नहीं है, ये sp3 है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया है तो अंदर का डी अवेलेबल होगा ही होगा। ठीक है, अब मैंने इसी को कर दिया NiCN4-2। ठीक है, फिर से स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिया है NiCN4-2। अब करिए, वही निकल का एटॉमिक नंबर तो यार चेंज थोड़ी हो जाएगा, 28 है 28 रहेगा। sp3d होगी। पर वो बेटा आराम से पूरा सॉल्व करिए फिर बताएंगे। कर लिए बेटा किसी ने? बोलो। इसका आंसर आएगा DsP2। इसका कारण क्या है DsP2 आने का? बेटा निकिल का कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको लिखना था आर्गन 3d6 4s2, ये आपका सॉरी 3d8 4s2 सॉरी, ये लिखना था। और इसके लिखने के बाद निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर भी तो देखोगे, बिना ऑक्सीडेशन नंबर देखे थोड़ी चल दोगे। यहाँ निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है, और अगर निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है तो ये बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकालना, और इसे अब आप लिखना 3d8। और ये पहला कार्य या पहला कार्यक्रम हमारा समाप्त। अब दूसरा कार्यक्रम है CN नाम का लीगेंड है हमारा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। और अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो D के 8 इलेक्ट्रॉन आप डबल करके या हुंस टूल के अगेंस्ट भर दीजिए। D का एक ऑर्बिटल बचेगा बच्चों, और ऑब्वियसली आगे sp3 भी बचा है। लेकिन लोन पेयर तो 4 ही आएंगे, 5 थोड़ी आ जाएंगे। तो लोन पेयर अगर 4 आएंगे तो पहला लोन पेयर यहाँ
दूसरा, तीसरा और चौथा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है तो 4 ही लोन पेयर आने हैं, यहां से यहां आ गए 4 लोन पेयर। ये वाला ऑर्बिटल डी था, ये एस और ये पी 2 है। तो ये अगर कोई बच्चा sp2d बोलेगा तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न है इससे ये पता चलता है डी वाले ऑर्बिटल से शुरुआत हुई है जो अंदर वाली शेल का था। फिलहाल dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, डायमैग्नेटिक है। अब आप चाहो तो कह सकते हो इनर वर्ड कि यहाँ इनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ डी यूज हुआ है और अंदर वाली शेल का यूज हुआ है, तो आप कहना चाहो तो कह सकते हैं इनर कॉम्प्लेक्स, और ये डायामैग्नेटिक है। ऑब्वियसली लो स्पिन हो गया, डायामैग्नेटिक, 0 एम्पीयर। अब पूछिए कोई डाउट है इसमें? जो जो क्वेश्चन में पूछे वो लिखना, जो नहीं पूछा क्यों लिखोगे? अगर उसने पूछा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो बताइएगा, ठीक है भाई। अब आप कहो क्या इसकी आईयूपीएसी लिखनी होती है? भाई आएगी तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं आएगी तो नहीं लिखनी होगी। हाइब्रिडाइजेशन पूछिए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए। कोई डाउट? बेटा ये पूरा चैप्टर 5 नंबर का है इस साल, ठीक है, पूरा कॉम्प्लेक्स 5 नंबर का है, जिसमें मान के चलो यूजुअली ये लोग एक नाटक करते हैं कि ए सेट, बी सेट, सी सेट में क्या कर देते हैं, एक सेट में इन्होंने आईयूपीएसी दे दी, मान लो 2 नंबर की आईयूपीएसी दे दी, तो बी सेट में हो सकता है वो 2 नंबर की जगह 1 नंबर की आईयूपीएसी हो, 1 नंबर की कोई आइसोमेरिज्म, ठीक है, और आईयूपीएसी में बदल देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ कोई और कॉम्प्लेक्स दिया, वहां कोई और कॉम्प्लेक्स दे देते हैं, ठीक। या ए सेट में खाली आईयूपीएसी है, बी सेट में खाली आइसोमेरिज्म है 2-2 नंबर की, ठीक है। तो यहाँ 4 टॉपिक में 5 नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब आईयूपीएसी आएगी, आइसोमेरिज्म आएगी, हाइब्रिडाइजेशन आएगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी। ये 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिक में, और 5वां यूजेस है, तो यूजेस भी इन्हीं 4 का पार्ट मान लीजिए। तो इन 5 टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो बस अब आपको दिमाग में ये है भाई, ये कोई कह नहीं सकता ना तुम्हारे सेट में क्या आएगा, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे सेट में आइसोमेरिज्म आए ना, और हो सकता है तुम्हारे सेट में ज्योमेट्रिकल आए, तुम्हारे मित्र के सेट में ऑप्टिकल आ जाए, इट इज बाई चांस। तो वो पूरे चैप्टर को पूछते इस तरीके से हैं कि जो भी बच्चा पढ़ के आया है उसका नुकसान नहीं होता, और जो सिलेक्टिव पढ़ के आया है वो भैया किस्मत के भरोसे आया, उनने खाली आईयूपीएसी पढ़ ली, तो हो सकता है उसके सेट में आ जाए आईयूपीएसी और 2 नंबर का काम हो जाए, ठीक है। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन, हमें तो इसमें सीएल करना है खाली, ठीक है, इसमें सीएल करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ठीक है। चलिए इसको करके लाइएगा आप कल, और ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कल हम इसके एक्सेप्शन करके नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाएंगे, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। डी क्यों बोल रहे हैं, यहाँ 4 ही तो है, तो 5 क्यों आ गए? चलो बच्चों, हैव ए नाइस